कविता थपलियाल। सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और हम चर्चा कर चुके हैं डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स की और स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज के तौर तरीकों की। उम्मीद है कि आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं सीएनबीसी आवाज के फेसबुक पेज पर या फिर हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर। आप SMS के जरिए भी अपना संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के एपिसोड में भी हम बात कर रहे हैं इक्विटी निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े एक नए टॉपिक पर। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आज हम बात करेंगे ट्रेड सेटलमेंट के बारे में, जिसका अमूमन हम देखते हैं इस्तेमाल होता है जब आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं। क्या मतलब होता है ट्रेड सेटलमेंट का? सिंपल है। ट्रेड का मतलब सौदा और सेटलमेंट का मतलब लेना और देना। यानी कि अगर आपने शेयर बाजार में कोई भी शेयर खरीदे हैं या फिर बेचे हैं तो आपको उसका लेन देन करना है। या तो आप शेयर देंगे अगर आपने शेयर बेचे हैं तो, और अगर शेयर खरीदे तो आप पैसे देंगे। जब आप शेयर खरीदते हैं, पैसे देते हैं, तो उसके बदले में आपको मिलता है शेयर, और जब आपने शेयर बेचा है और आप शेयर देते हैं तो उसके बदले में मिलते हैं पैसे। तो ये पूरे लेन देन की जो प्रोसेस है, जैसे आमतौर पर हम कहते हैं ना कि सेटलमेंट का मतलब क्या है, कुछ आप दीजिए कुछ आपको मिलेगा, तो वो लेना देना वाला जो मामला है। तो ट्रेड सेटलमेंट का मतलब ये कि आपके किसी भी सौदे से रिलेटेड आपको क्या देना है और आपको क्या मिलना है, उसका पूरा सेटलमेंट एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। इसे हम ट्रेड सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन ये जरूरी क्यों होता है? हाँ, ये जरूरी इसलिए कि देखिए, अगर आपको कोई शेयर में निवेश करना है और फर्ज कीजिए कि आपको 100 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के खरीदने हैं, आपने अपने ब्रोकर को कहा कि मेरे लिए 100 शेयर खरीद दीजिए। समझिए 900 रुपए के दाम में उन्होंने 100 शेयर खरीदे, यानी कि आपको 90,000 रुपए के शेयर आपने खरीदे हैं। तो जब आप 90,000 रुपए का पेमेंट करेंगी तो बदले में आप क्या चाहेंगी कि मुझे शेयर मिले, राइट? तो आप जैसे अपने ब्रोकर को पेमेंट करेंगे और ब्रोकर एक्सचेंज को पेमेंट करेगा, बाद में एक्सचेंज से उन्हें शेयर मिलेंगे और बदले में वो आपको शेयर दे देंगे। ये एक प्रोसेस पूरी होगी, यानी कि आपने शेयर खरीदे। आगे चलकर कभी भी आप उन शेयर को बेचना चाहें तो आप अपने ब्रोकर को कहेंगे कि मेरे शेयर बेच दीजिए, वो आपके बिहाफ पे शेयर बेच देंगे। जो भी प्राइस हो उस प्राइस के हिसाब से आपको अपने शेयर ट्रांसफर करने होंगे ब्रोकर को, ताकि ब्रोकर एक्सचेंज को दे सके, और बाद में एक्सचेंज से ब्रोकर को पैसा मिलेगा, ब्रोकर आपको देगा। तो ब्रोकर बीच में इंटरमीडिएटरी का काम कर रहा है, क्योंकि एक्सचेंज सारे अकाउंट एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, तो ब्रोकर वाइज वो हैंडल करते हैं। आप चूंकि किसी पर्टिकुलर ब्रोकर के क्लाइंट हैं तो आप ब्रोकर के थ्रू पे इन और पे आउट, या यूं कहें कि इन शेयरों का और पैसे का लेना और देना करते हैं। इसलिए सेटलमेंट की अहमियत है। मुझे ये समझाइए आपकी, आखिर ट्रेड सेटल अगर हमें करना हो तो इसका एक्चुअल प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर सिंपल है। समझिए आपने शेयर खरीदा है आज, आपको आज ही या ज्यादा से ज्यादा कल तक उस शेयर के पैसे आपको चुकाने होंगे। आपका ब्रोकर आपको बता देगा कि आपने इतने दाम के शेयर खरीदे। ज्यादातर ब्रोकर ये प्रीफर करते हैं कि आप शेयर खरीदने के पहले उन्हें पैसे दे दें, ताकि बाद में भागम भाग ना करनी पड़े या चेक पास होने में वक्त ना लगे, ठीक है ना? तो आज आपने शेयर खरीदे, फर्ज करें 1 लाख रुपए के, आपका ब्रोकर कहेगा कि अब तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गए हैं, सब कुछ है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आज ही आप पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। आपके पास पैसा है, ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर आप चेक देंगे और चेक से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आपने शेयर खरीदे हैं या शेयर बेचे हैं, ये तो शेयर खरीदे तो आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया। अगर आपने शेयर बेचे हैं तो ब्रोकर ये कहेगा कि आज आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कल तक कर दीजिए, तो आपको शेयर ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस केस में भी कई बार ब्रोकर ये कहते हैं कि आप पहले से ट्रांसफर करके रख दें ताकि कहीं दिक्कत ना हो। तो दोनों तरीका है। तो प्रोसेस ये है बेसिकली कि आप ब्रोकर के साथ डील करते हैं, ब्रोकर एक्सचेंज के साथ डील करता है। आपसे जो भी पैसा लेना है ब्रोकर लेगा, या आपसे जो भी शेयर लेना है ब्रोकर लेगा, वो एक्सचेंज को देगा। एक्सचेंज से जो भी शेयर या पैसा आना है वो ब्रोकर के पास आएगा और ब्रोकर आपको देगा। ये पूरा प्रोसेस है। क्या इसके भी टाइप्स होते हैं? ट्रेड सेटलमेंट के कोई तरीके होते हैं अलग अलग? वैसे आमतौर पर आजकल जो ट्रेड सेटलमेंट होता है उसे रोलिंग सेटलमेंट कहते हैं या डेली सेटलमेंट कहते हैं। इसका फर्क समझने के लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाऊं। कविता, पहले क्या होता था कि पहले कई सारे दिनों
की ट्रेडिंग को मिलाकर एक सेटलमेंट होता था। फर्ज करें हफ्ते भर की या 2 हफ्ते या 1 महीने की, उस 1 महीने के बीच में जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं उन सब में जितना भी आपने शेयर खरीदे बेचे वो सबका एक मिलाकर एक साथ नेट पोजीशन एक सेटलमेंट होता था। लेकिन अब इस वक्त हर रोज एक नया सेटलमेंट होता है। हर रोज एक नया ट्रेडिंग सेटलमेंट होता है। तो आज का जो ट्रेडिंग सेटलमेंट है कल एक और नया होगा, परसों एक और नया होगा। इसलिए हर रोज नया ट्रेडिंग सेटलमेंट है और हर रोज पुराने सेटलमेंट्स का सेटलमेंट होता है, पुराने ट्रेड्स का। इसलिए इसे रोलिंग सेटलमेंट भी कहते हैं या फिर डेली सेटलमेंट भी कहते हैं। तो अब जो होता है, पुराना जो था वो अब बहुत ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब जो होता है वो ये है कि हर रोज सेटलमेंट होता है, हर रोज ट्रेडिंग होती है और ये रोलिंग बेसिस पर इसे इसलिए कहते हैं कि हर रोज आपको एक नया सेटलमेंट मिलेगा और हर रोज आपके पुराने कुछ ट्रेड्स हैं उनके सेटल होते हुए दिखेंगे। अब होता कैसे है, T+2 राइट, ये है ट्रेडिंग सेटलमेंट। अब T+2 क्या है? T का मतलब तो है ट्रेडिंग डे। फर्ज करें आज आपने ट्रेड किया या किसी भी दिन किसी हफ्ते में आपने सोमवार को ट्रेड किया, ठीक है, तो सोमवार तो हो गया आपका ट्रेडिंग डे, +2 यानी कि 2 आगे के वर्किंग डेज, इसमें ट्रेड सेटल होना है। कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये समझना चाहिए। आज आपने 1 लाख रुपए के कोई भी शेयर खरीदे सोमवार के दिन, फर्ज करें आज सोमवार है। अब आपको अपने ब्रोकर को आज या ज्यादा से ज्यादा कल तक शेयर देने हैं और सोमवार को खरीदे हुए शेयरों का सेटलमेंट होगा बुधवार को। तो ब्रोकर क्या चाहता है कि जो कुछ भी शेयर आपने खरीदे उसका पैसा मुझे सोमवार को मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मंगलवार तक मिल जाए, ताकि बुधवार को मैं एक्सचेंज में दे सकूं। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर आपने शेयर खरीदा तो पैसे दे दीजिए। अगर आपने शेयर बेचे हैं और सोमवार को समझिए आपने कोई शेयर बेचे, तो आप सोमवार को या ज्यादा से ज्यादा मंगलवार सुबह तक दोपहर तक आप शेयर ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ब्रोकर को शेयर मिल जाएंगे और T+2 यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस 2 दिन यानी कि बुधवार को उन शेयरों का सेटलमेंट होगा। तो जो आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से पैसा या शेयर जो भी जाना है वो एक्सचेंज में चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब आपने शेयर खरीदा है तो किसी ने बेचा होगा, ठीक है, तो आपने खरीदा, आपने पैसे दे दिए। जब किसी ने बेचा है किसी और ब्रोकर के थ्रू, वो भी तो एक्सचेंज में शेयर भेजेगा, तो बाद में आपको शेयर मिल जाता है। तो ये T+2 बेसिस पर बुधवार शाम को एक्सचेंज ब्रोकर के अकाउंट में शेयर दे देता है। तो ब्रोकर या तो बुधवार को ही या ज्यादा से ज्यादा गुरुवार सुबह तक आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देता है अगर आपने शेयर खरीदे हैं। और अगर आपने शेयर बेचे हैं तो बुधवार शाम या गुरुवार सुबह तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो प्रोसेस है पूरे ट्रेड सेटलमेंट का, इसमें पे इन और पे आउट भी कुछ होता है? हाँ, पे इन और पे आउट टर्म है। पे इन का मतलब क्या, आप कुछ पे कर रहे हैं और पे आउट का मतलब ये है कि आपको कुछ मिल रहा है। राइट। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो आपको क्या देना होता है? पैसा। राइट, ठीक है। और जब आप शेयर बेच रहे हैं तो आपको क्या देना होता है? शेयर। तो जो आपको शेयर देना है या पैसा अपने ब्रोकर को देना है उसको कहते हैं पे इन। और जब आपने शेयर, जब आपने ये दे दिया और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने शेयर खरीदा और आपने पैसा दे दिया तो आपको मिलेगा शेयर। तो पे आउट में आपको या तो शेयर मिलेगा और अगर आपने शेयर बेचा है तो पे आउट में आपको पैसा मिलेगा। तो पे इन और पे आउट ये 2 प्रोसेस है। पे इन का मतलब है आपको क्या देना है और पे आउट का मतलब है आपको क्या मिलेगा। तो आपका जो ट्रेड है उसी तरह से आपका पे इन और पे आउट होगा। अब ऐसे में ऑक्शन भी इस प्रोसेस का हिस्सा है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसे समझना चाहिए। फर्ज करें आपने कोई शेयर बेचा है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरे पास 100 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, मैं इस भाव में बेचना चाहती हूँ। आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और आपने अपने ब्रोकर को कहा मैं शाम को या कल सुबह आपको शेयर ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है ना। किसी भी वजह से या तो आपके पास उतने शेयर नहीं है, कम थे, या थे ही नहीं, गलती से बेच दिए, या किसी भी रीजन से आपने जो स्लिप भरी वो सही नहीं भरी, शेयर ट्रांसफर नहीं हो पाया, या अचानक से आपको कभी बाहर जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुल मिलाकर वो शेयर ट्रांसफर नहीं हो पाए, ठीक है। अब चूंकि कविता जी आपने तो बेचा है, सामने कहीं किसी ने तो खरीदा होगा, जिसने खरीदा उसने तो एक्सचेंज को पैसा दे दिया होगा। अब आपकी बारी थी शेयर देने की, वो आप दे नहीं पाई, तो जिसने पैसा दे दिया वो तो कहेगा कि आप मुझे शेयर लाकर दीजिए। और गारंटी किसकी है? एक्सचेंज की है। एक्सचेंज ये पूरा जो सेटलमेंट करता है क्लियरिंग हाउस के जरिए, एक्सचेंज ये कहता है अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो आपको शेयर मिलेगा। और अगर आप शेयर बेच रहे हैं, शेयर दे रहे हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे में अब क्या होगा,
जो सेलर है, जो बायर है, वो ये कहेगा कि मुझे शेयर चाहिए और आप किसी भी वजह से शेयर पेन में दे नहीं पाई, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ऑक्शन होता है। ऑक्शन का मतलब है नीलामी। नीलामी में क्या होता है कि कविता जी 100 शेयर नहीं दे पाई किसी भी वजह से, अब ये 100 शेयर हमें चाहिए, जो कोई भी बेचना चाहे बेच दे। वो कैसे होता है? T+2, यानी कि सोमवार को आपने ट्रेड किया, बुधवार को सेटल होना चाहिए, बुधवार को दोपहर में जब पे आउट के वक्त पता चला कि इतने शेयर कम आए, किसी भी वजह से मिल नहीं पाए कविता से, तो बुधवार शाम को ऑक्शन होता है। और जो वो ऑक्शन होता है उसमें अगले दिन तक जिस किसी के पास शेयर, जो लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना शेयर बेचेंगे और वो शेयर फिर आपको, जिसने खरीदा उसको मिल जाएगा। अब ऑक्शन में प्रॉब्लम क्या है? जाहिर सी बात है कि अगर आप शेयर बेच रही हैं और आप टाइम से डिलीवरी नहीं दे पा रही हैं, तो आपको तो पेनल्टी लगनी चाहिए, नुकसान होना चाहिए, होगा ही। तो जो लोग ऑक्शन में शेयर बेचते हैं वो बाजार भाव से ऊपर में बेचते हैं, उन्हें फायदा होता है। और वो जो नुकसान है, वो नुकसान आपको उठाना पड़ता है, क्योंकि आपने समय पर शेयर नहीं दिया। तो जिस किसी भी प्राइस पर शेयर बिक गया, वो सेलर के लिए नुकसान वाली बात होगी, और बायर को अल्टीमेटली शेयर जो मिलना है वो बुधवार को नहीं मिलकर एक दिन बाद गुरुवार को मिलता है। तो फर्क ये है। तो इस तरह से ऑक्शन की पूरी प्रोसेस होती है। इस ऑक्शन की प्रोसेस में एक प्रोसेस और है, वो है क्लोज आउट की। वो थोड़ी और टिपिकल और मुश्किल वाली प्रोसेस है, लेकिन मोटा मोटी ये ध्यान रखें कि अगर किसी ने शेयर बेचा है, एज एन इन्वेस्टर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने शेयर बेचा है और आपने डिलीवरी नहीं दी तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, सिंपल। और आपने जो बेचा है वो आपकी सेल तो होगी खत्म, ऊपर से पेनल्टी आपको और लग जाएगी। तो इसलिए जब आप शेयर बेच रहे हैं तो पक्के तौर पर ये ध्यान रखें कि आपकी डिलीवरी समय से ब्रोकर के पास पहुंच जाए, सही तरीके से पहुंच जाए, ताकि आपको नुकसान न उठाना पड़े। अदरवाइज ऑक्शन हो जाएगा और ऑक्शन होने में सेलर को नुकसान है। बिल्कुल। और ऐसे में यहाँ पर और भी कई बारीकियां हैं जो हमें समझनी है ट्रेड सेटलमेंट के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, बने रहे हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेड सेटलमेंट के बारे में, और ब्रेक जाने से पहले हमने इसके कई तरीके समझे हैं कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऑक्शन को ही थोड़ा सा विस्तार से समझे, अनिल जी, अगर ऑक्शन में भी किसी को शेयर्स नहीं मिले तब क्या होगा? देखिए, जनरली होता है कि ऑक्शन में क्योंकि जिसके हाथ में शेयर हैं वो आदमी पार्टिसिपेट करके शेयर बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊंचे दाम पर उसे बिक रहे हैं। वो यहां पर शेयर बेचेगा, पैसे उसको 2 दिन बाद मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास शेयर है, थोड़ा पैसा है, तो आप जाकर तुरंत कैश मार्केट में, एक्सचेंज में दूसरा शेयर खरीद सकते हो। तो जो बीच में गैप है, डिफरेंस है, 2-3% अगर कुछ मिल जाए तो आपका फायदा है। तो ऐसे बड़े इन्वेस्टर जिनके पास शेयर है, जिनके पास पैसा है, वो ऑक्शन मार्केट का फायदा उठाते हैं। वो नजर बना के रखते हैं आज कौन से शेयर ऑक्शन हो रहे हैं, और अगर मेरे पास वो शेयर हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऊंचे दाम पे उन शेयरों को बेचूं, बाद में दूसरी तरफ खरीद लूं और मुझे ये फायदा हो जाए। लेकिन कभी कभी एक दिक्कत आती है कि कुछ शेयर ऐसे हैं जो लिक्विड कम है, या कुछ शेयरों में ऐसा होता है कि ऑक्शन मार्केट में कोई पार्टिसिपेट ना करे, तब क्या? तब सेलर को और ज्यादा मार पड़ती है। क्योंकि अगर आपने शेयर बेच दिया और डिलीवरी नहीं दी, ऑक्शन भी नहीं हुआ, तो क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में एक्सचेंज का नियम क्या है? जिस दिन आपने शेयर बेचा उस दिन से लेकर ऑक्शन तक के दिन तक का जो भी हाईएस्ट प्राइस पर वो शेयर ट्रेड हुआ है दोनों एक्सचेंज में मिला के, बीएसई और एनएसई, प्लस 20% पेनल्टी, वो आपको भरनी होगी। अच्छा। वो बड़ी भारी पड़ती है। एक तो हाईएस्ट प्राइस, उसके ऊपर 20% पेनल्टी। तो कई बार लोग जब वो शेयर ना दे पाए तो वो ये उम्मीद करते हैं कि ऑक्शन हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो क्लोज आउट, इसे क्लोज आउट प्रोसेस कहते हैं कि अल्टीमेटली सौदा तो खत्म करना पड़ेगा ना एक्सचेंज को, कि भाई जिस आदमी ने शेयर खरीदा उसको शेयर नहीं मिल रहा है, तो उसको कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तो जो कुछ भी ये इतनी ऊंची प्राइस पर क्लोज आउट होता है, उसका फायदा उस खरीदार को दे दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि देखिए शेयर नहीं मिल पा रहा है, आपको ये इस शेयर के बदले में इतनी ऊपर की प्राइस की क्रेडिट मिल रही है। खरीदार भी खुश है, बैठे बैठाए अच्छी प्राइस मिल गई, भले ही शेयर ना आया हो, और जिसको बेचना था, जिसने बेचा, समय से डिलीवरी नहीं दी किसी भी रीजन से, उसको पेनल्टी लगती है। तो इसे कहते हैं क्लोज आउट प्रोसेस। तो सबसे पहले आपने शेयर खरीदा, आपकी पेइंग प्रोसेस है, शेयर बेचा, आपकी पेइंग प्रोसेस है। पेइंग के बाद सेटलमेंट नहीं हुआ तो ऑक्शन, और ऑक्शन में भी सक्सेसफुल नहीं हुए तो
क्लोज आउट। ये 4 प्रोसेस है, इसके जरिए पूरा ट्रेड आपका सेटल हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस फिर कैरी आउट कैसे होता है? अगर बीच में कोई बैंक हॉलीडे पड़ गया या अगर हम कैलेंडर के लिहाज से पूछना चाहे तो ये कैसे कंटिन्यूटी में चलता है फिर पूरा प्रोसेस? एक टर्म है जो कही जाती है सेटलमेंट कैलेंडर। जैसे कैलेंडर आपको बताने कैलेंडर फिक्स है, आज से 5 साल बाद का भी आप कैलेंडर उठा के देंगे तो डेट और डे और सब कुछ फिक्स है। वैसे ही एक्सचेंजेस के भी कैलेंडर फिक्स होते हैं कि किस किस दिन कितने सेटलमेंट किसके होंगे। जनरली हर रोज एक नया ट्रेडिंग डे है, हर रोज नया सेटलमेंट है और रोलिंग बेसिस पर ये चलते रहते हैं। अब कभी कभार दिक्कत आती है। दिक्कत कब आती है? जब किसी भी वजह से बैंक्स बंद हो, है ना। हर रोज ट्रेडिंग सेटलमेंट होना है, लेकिन अगर किसी दिन बैंक ही बंद है तो और होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडिंग तो है लेकिन बैंक बंद है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जिस दिन बैंक बंद हो उस दिन मार्केट बंद होना जरूरी तो है नहीं। कई बार मार्केट खुले होते हैं, ट्रेडिंग होती है, बैंक हॉलीडे होता है, राइट। और जनरली क्वार्टर के अंत में, साल के अंत में बैंक हॉलीडेज होते ही हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि 2 सेटलमेंट एक ही दिन हो सकते हैं, 3 सेटलमेंट एक ही दिन हो सकते हैं। तो उसमें बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि अगर समझिए मैंने कल कोई शेयर खरीदा, वैसे तो मैं आज बेच सकता हूं एक दिन बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर दोनों ही सेटलमेंट एक ही दिन हो रहे हैं तब क्या? तब होगा कि एक सेटलमेंट में से शेयर आया, दूसरे सेटलमेंट में लगा, तो बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। तो ऐसे में ब्रोकर जनरली क्या सलाह देते हैं, हम भी कई बार कहते हैं कि भाई जब इतनी छुट्टियां उट्टियां आ रही है, बैंक हॉलीडे हैं, 2 सेटलमेंट एक ही दिन क्लब हो रहे हैं, तो आप आज का लिया हुआ शेयर कल मत बेचिए, गैप रखिए, ताकि कहीं आपको शॉर्ट डिलीवरी की रिस्क ना हो, ऑक्शन की रिस्क ना हो। तो कई बार सेटलमेंट कैलेंडर से मतलब यही कि कब किस शेयर का कि किस ट्रेड का कौन से दिन सेटल होगा, कौन से दिन पे इन होगा, कौन से दिन पे आउट होगा। और अगर वो क्लब हो रहे हैं, एक साथ मिक्स हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर्स को खास तौर से जो आज लेकर कल बेचने वाले हैं, एक आध दिन में जो बार बार ट्रेड करते हैं, उनको सावधान रखना चाहिए। और जनरली कविता ये सब ट्रेडर्स ध्यान रखते हैं जिन्हें रेगुलर ट्रेडिंग करनी है। बिल्कुल। वो समझते हैं कि कहीं बैंक हॉलीडे तो नहीं है, बैंक हॉलीडे तो मुझे शेयर कब लेने हैं, कब बेचने हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में मुझे ये आप समझाइए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है? आपने कहा कि पेनल्टी लग जाएगी आपको अगर आपने जिस दिन बेचने होते उस दिन आप नहीं बेच पाए या अगर कम हुए। नेट और ग्रॉस बेसिस इसमें कैसे पता चलेगा हमें? देखिए, नेट और ग्रॉस पोजीशन बहुत सिंपल है, मुश्किल काम नहीं। समझिए आपने सुबह सुबह 100 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के खरीदे। आपने ये सोच के खरीदे कि मैं इसे कुछ दिनों तक होल्ड करूंगी, 2, 5, 10% जो भी मुझे मिलेगा वो प्रॉफिट बनाऊंगी, उसके बाद बेचूंगी। अगर आपका नसीब अच्छा है और आपको लगता है आज ही 2-3% चल गया और आप सोचते कि मुझे आज ही प्रॉफिट ले लेना चाहिए और आपने आज का आज बेच दिया, तो आपकी पोजीशन नेट बेसिस पर हो गई 0, क्योंकि 100 शेयर आज ही लिए आज ही बेच दिया, यानी कि सेम सेटलमेंट में आपने ट्रेडिंग कर ली। अब वो पार्ट ट्रेडिंग भी हो सकती है कि आपने 100 शेयर लिए और आप चाहें तो 50 बेच दें। तो ग्रॉस बेसिस पर देखेंगे तो क्या होगा, आपने 100 शेयर HUL के खरीदे, 50 बेचे। नेट बेसिस पर क्या हो गया, 50 शेयर, और अगर आपने पूरे बेचे तो नेट बेसिस पर आपकी पोजीशन 0। तो बेसिकली पेन के केस में क्या होगा, पेन के केस में आपको अगर आपने शेयर ज्यादा बेचे हैं नेट बेसिस पर तो ही आपको डिलीवरी देनी है। अगर आपने जो शेयर खरीदे और बेचे उस पूरे दिन भर में आपको लॉस हुआ है तो ही आपको पैसा देना है। और पे आउट के केस में क्या होगा, अगर आपने शेयर खरीदे, आपने पैसा दे दिया, तो नेट आपको जितना मिलना है मिल जाएगा। और अगर आपने प्रॉफिट किया है, भले आपकी पोजीशन 0 है, लेकिन जितना आपने प्रॉफिट किया दिन भर में वो पैसा आ जाएगा। तो नेट और ग्रॉस पोजीशन सिंपल है, जो हम समझते हैं कि एंड ऑफ डे मेरी क्या पोजीशन है, उसके सामने मुझे कितना पैसा आना है या जाना है और कितने शेयर मुझे देने या लेने, इसे ग्रॉस और नेट पोजीशन के तौर पर देखा जाता है। जनरली हम इस चीज को इस तरह से देखते हैं, जो डिलीवरी लेनी देनी होती है या जो पैसा लेना या देना होता है वो नेट बेसिस पर होता है। तो आम दर्शकों के लिए, ट्रेडर्स के लिए यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी नेट पोजीशन एंड ऑफ डे कितनी है। और पेनल्टी कितनी लगती है? पेनल्टी देखिए, पेनल्टी कैसे लगती है, ये ऑक्शन की प्रोसेस है, ये मार्केट तय करता है, एक्सचेंज तय नहीं करता। एक्सचेंज क्या कहता है कि चलिए कुछ लोगों ने 5000 शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के
कम डिलीवरी दिए, ये ऑक्शन होंगे। अब वो 5000 शेयर जिनके पास हैं, जो भी मार्केट में वो शेयर सेल करना चाहें ऑक्शन में, उनके ऊपर है वो किस प्राइस पर सेल करते हैं। अगर वो ऑक्शन की उस प्राइस में मिल जाते हैं तो ठीक, एक्सचेंज क्या करेगा, उस प्राइस से डेबिट कर देगा जिसने शॉर्ट सेलिंग की है, जिसने कम शेयर दिए हैं, और जो डिलीवरी दे रहा है उसको उतनी क्रेडिट मिल जाएगी। अगर ये शेयर ऑक्शन में नहीं आते हैं तब क्या, तब जो बायर है वो तो कहेगा मुझे शेयर चाहिए, तब एक्सचेंज डिसाइड करता है कि पेनल्टी कितनी लगी। और वो पेनल्टी कैसे काउंट होती है, जो मैंने बताया कि जिस दिन आपने ट्रेड किया है, समझिए सोमवार को, सोमवार आपका ट्रेडिंग डे है, बुधवार को सेटलमेंट होना था, बुधवार को पता चला कि शेयर शॉर्ट है, बुधवार शाम को ऑक्शन होता है, उसमें भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो गुरुवार को, तो सोमवार से लेकर बुधवार तक एक्सचेंज क्या देखेगा कि अब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर में किस प्राइस पर, हाईएस्ट प्राइस पर ट्रेड हुआ है। उस हाईएस्ट प्राइस पर और 20% पेनल्टी लगा के वो डेबिट कर देगा उसको जिसने शॉर्ट डिलीवरी दी है, और उसका फायदा मिलेगा उस आदमी को जिसने शेयर खरीदारी की है, उनको उतनी क्रेडिट मिल जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला है, क्लोज आउट फॉर्मूला जिसे कहते हैं। बट मोटा मोटी ये ध्यान में रखें, जनरली ऐसा होता है कि ऑक्शन में शेयर मिल जाते हैं, थोड़े से नुकसान लगते हैं लेकिन हो जाता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि किस सेटलमेंट में क्या होता है। बट फॉर्मूला ये है कि क्लोज आउट की प्रोसेस इस तरह से है कि जब आपने ट्रेड किया तब से लेकर ऑक्शन तक आपकी हाईएस्ट प्राइस प्लस 20%। अमूमन इस तरह की सेटलमेंट में ट्रेडर्स क्या गलती कर देते हैं? गलती एक ही चीज की है कि आपकी कैलकुलेशन कुछ गलत हो गई, तो वो ये कि आपने आज ये सोच के ट्रेड किया कि चलिए मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं 2 लाख रुपए के शेयर आज ले लेता हूं, दिन के दौरान, दिन के अंत तक बेच दूंगा और जितना पैसा बचेगा उतनी डिलीवरी दूंगा। तो कभी आपने फंड की कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, आपने सोचा मेरे पास फंड इतने या मुझे आ जाएंगे, मैं कल दे दूंगा, और नहीं दे पाए तो ठीक उसी तरह से आपको लगा कि मेरे अकाउंट में इतने शेयर होंगे, या आपने पहले शेयर खरीदे हैं और आपने सोचा कि ये तो आने ही है, किसी भी वजह से शेयर शॉर्ट आए तो आपको भी तो शॉर्ट मिल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट दे रहे हैं तो आपको भी मिल सकते हैं, और आपने उससे पहले ही बेच दिए। जनरली सब करते हैं, सब बेचते हैं, कोई इंतजार नहीं करता, और जनरली सिस्टम ऐसा है कि आपको शेयर मिल जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि शेयर थोड़े बहुत कम आए, तो मोस्टली आजकल चूंकि इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है सब डीमैट फॉर्म में, तो बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है कि शेयर को ऑक्शन करना पड़े, या ऑक्शन करना भी पड़ता है तो बहुत कम क्वांटिटी होती है। लेकिन जो गलती होती है ट्रेडर से वो इसी चीज को लेकर होती है कि आपने किसी न किसी वजह से, या तो आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, या आप किसी वजह से दे नहीं पाए, आपको कोई ऐसी अर्जेंसी आ गई जिस वजह से आप शेयर ट्रांसफर करने थे या पैसे ट्रांसफर करने थे, कोई वजह से आप नहीं कर पाए। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि आपकी नेट बैंकिंग चलना बंद हो जाए, या आपके पास चेकबुक खत्म हो जाए, या आप सोचे थे कि मैं कहीं आउट ऑफ टाउन हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा, सुबह दे दूंगा, आप नहीं आ पाए। रीजन 50 हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ सोचा था कि मैं ये शेयर या पैसे का पे इन कर दूंगा, नहीं कर पाए, तो ही गड़बड़ होती है। तो आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में काम करता है, जीरो डिफेक्ट सिस्टम पर होता है। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर इसी नोट पे हम फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें। पहला कदम के इस सफर में कई सवाल हमारे पास आए हैं, और आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ दर्शकों के सवाल। और सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं नागपुर से प्रदीप गुप्ता, ग्रोथ स्टॉक्स और वैल्यू स्टॉक्स किसे कहते हैं, ये हमें पूछ रहे हैं। ये ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं? मेरे ख्याल से जो सवाल पूछ रहे हैं अनिल जी, उसके लिहाज से लगता है कि ये निवेश की रणनीति बनाना चाहते हैं। तो इन तरह दोनों तरह के स्टॉक्स में अंतर क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है कविता ये, और निवेशकों को समझना जरूरी है। कई बार लोगों का निवेश करने का तरीका 2 तरह से होता है। एक तो ये कि आपको लगता है किसी कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, आगे चल के और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसलिए आप पैसा लगाते हैं। और दूसरा तरीका है कि किसी कंपनी में आपको लगता है कि वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, ग्रोथ हो सकता है कम ज्यादा हो। अब आपको क्या पसंद है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रोथ स्टॉक्स में मैं पहले समझाऊं, ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है, ये ऐसी कंपनियां होती है, ऐसे सेक्टर होते हैं जो हाई ग्रोथ वाले होते हैं, साल दर साल, तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ आती है। फर्ज करें आईटी कंपनियां, आपने देखा पिछले कई सालों से आईटी कंपनियों में लगातार ग्रोथ है। फर्ज करें कंजम्पशन वाली कंपनियां, फर्ज करें एफएमसीजी कंपनियां, इन्हें हम ग्रोथ स्टॉक कहते हैं, क्योंकि ये कंपनियां लगातार ग्रो कर रही हैं, सेक्टर लगातार ग्रो कर रहे हैं। अब ये
और चूंकि ये ग्रो कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि इस तिमाही में कंपनी ने जितना पैसा कमाया है, इस साल जितना कमाया उससे ज्यादा अगले साल कमाएगी। कंपनी में ग्रोथ दिखेगी, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की साइज बढ़ेगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा, इसलिए हम इन्हें ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। यानी कि सिंपल ग्रोथ दिख रही है, कंपनी की प्रोग्रेस दिख रही है। अब ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है, ये थोड़े महंगे शेयर होते हैं। महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि हर आदमी ये अंदाजा लगाना चाहता है कि आज से 3 साल बाद, फर्ज करें कि आप इन्फोसिस को ग्रोथ स्टॉक मान सकते हैं, टीसीएस को ग्रोथ स्टॉक मान सकते हैं कि ये कंपनियां और ग्रो करेगी यहां से भी। अब ये आपका मेरा अलग अलग अंदाजा हो सकता है कि 3 साल बाद, 5 साल बाद इन्फोसिस और कितना ग्रो करेगी, किस साइज की होगी, और उसके बेसिस पर उसे खरीदा जाता है। तो जब आप ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो आज की साइज देखकर नहीं लगाते हैं, आप ये अनुमान लगाकर पैसा लगाते हैं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद इस कंपनी की क्या साइज हो जाएगी, ये कितनी ग्रो हो जाएगी, और उसके बेसिस पर ये शेयर खरीदे जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको फ्यूचर में कंपनियां और अच्छी प्रदर्शन करने की उम्मीद रखती हैं तो ये थोड़े महंगे मिलते हैं। अब आइए वैल्यू स्टॉक पर। वैल्यू स्टॉक क्या है? मैं आपको कहूं कि इस पेन की कीमत 10 रुपए है, लेकिन मार्केट में इस वक्त इस पेन का दाम 10 रुपए नहीं 6 रुपए चल रहा है। तो आप ही कहेंगे कि है तो चीज 10 रुपए की, लेकिन मिल रही 6 रुपए में, इसमें तो मुझे वैल्यू नजर आती, मुझे खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए? कि आगे पीछे कभी न कभी तो मार्केट इसकी सही वैल्यू समझेगा, पहचानेगा, और हो सकता है स्टॉक 10 रुपए तक पहुंचे, तब मैं बेच कर मुनाफा कमाऊंगी। ये सिंपल वैल्यू स्टॉक। वैल्यू स्टॉक्स जनरली कहां देखे जाते हैं? फर्ज करें ऐसे शेयर जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड करें, जैसे कि बैंक्स। फर्ज करें सरकारी बैंक, अगर किसी सरकारी बैंक की बुक वैल्यू है 80 रुपए और वो शेयर ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से 50% पर, 70% पर, यानी कि 40 रुपए, 50 रुपए या 60 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि अरे जितनी वैल्यू है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। अब कभी कभी ये हो सकता है कि उसमें वाकई में एनपीए वगैरह कितनी समस्या है, क्या नहीं, लेकिन जनरली आप अगर ये मानकर चलें कि सब कुछ ठीक है, तो जो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, या किसी कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, उन एसेट्स की अगर आज आप एक वैल्यू निकालें कि आज इस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, इस प्लांट की क्या वैल्यू है, या कई बार सीमेंट कंपनियां होती है, अगर किसी सीमेंट कंपनी का कोई प्लांट है उसका वैल्यूएशन 2000 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर आज आप वैसा ही प्लांट लगाने जाएं सेम, तो पता चले कि उसके 3.5-3 हजार करोड़ रुपए लगेंगे, तब जाकर वो प्लांट बनेगा, तो फिर आपको उस प्लांट में वैल्यू नजर आएगी, उस कंपनी में वैल्यू नजर आएगी। तो वैल्यू से मतलब सिंपल है, जो भाव इस वक्त मार्केट में है उससे वो शेयर सस्ता होना चाहिए, तो ही वो खरीदा जाता है। अब इसमें दिक्कत एक ही है, जैसे ग्रोथ स्टॉक में आप एक अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी, वो अंदाजा सही या गलत पड़ सकता है। बिल्कुल। उसी तरह से वैल्यू स्टॉक में आपको पता है वैल्यू सस्ती है, लेकिन वो और भी सस्ता हो सकता है। बिल्कुल, राइट, कितना सस्ता होगा आपको पता नहीं। दूसरा, मार्केट सब ऐसा तो नहीं कि आप ही को पता है इसमें ये वैल्यू है, पूरे बाजार को पता है, उसके बावजूद वो शेयर सस्ता बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, तो अब मार्केट सही में उसको वैल्यू कब देगा ये आपको पता नहीं। जनरली एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जब तेजी का मार्केट होता है, तेजी के मार्केट में शुरुआत में सारे ग्रोथ स्टॉक बड़े तेजी से भागते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी ग्रोथ नजर आती है, लेकिन एक लेवल के बाद जाने के बाद ग्रोथ स्टॉक बड़े महंगे दिखने लगते हैं, 40 का मल्टीपल, 50, 60 के मल्टीपल, हम कहते हैं ना इतने महंगे कौन खरीदेगा, तब लोग फिर वैल्यू स्टॉक ढूंढने लगते हैं, किस शेयर में वैल्यू है, किस शेयर में वैल्यू है, और तब ये वैल्यू स्टॉक तेजी के नेक्स्ट चरण में या आखिरी चरण में बहुत तेजी से भागते हैं कि यहाँ वैल्यू है, ये खरीदिए। तो ये तरीका है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा पेशेंस, धैर्य चाहिए, और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए आगे की फोरसाइट, बिल्कुल, भविष्य को आंकने की आपकी ताकत ले सकते हैं, ये भी आपको देखना होगा। बिल्कुल, रिस्क तो दोनों में एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं और वाराणसी से सत्येंद्र त्रिपाठी ने अपना सवाल पूछा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का क्या अर्थ है और दोनों में क्या फर्क है? सेकेंडरी मार्केट तो जो हम हर रोज आपको समझाते हैं, पहले वही बता दूं कि जब आप किसी भी शेयर में खरीदारी बिकवाली करते हैं अपने ब्रोकर के जरिए या किसी ऑनलाइन आप किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाते हैं, शेयर खरीदना बेचना, चाहे वो कैश मार्केट का हो या वायदा कारोबार का हो, उसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट वो है कोई भी कंपनी पहली बार जब अपना इशू लेकर आती है और मार्केट पर लिस्ट होने की कोशिश करती है, जैसे कि हाल ही में आपने देखा इक्विटास, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, एल्केम लैब, ये तमाम कंपनियां ये जो अपने इशू लेकर आई, तो जो इशू लेकर आती है
शेयर्स का आईपीओ आता है, पब्लिक इश्यू आता है, इन्वेस्टर्स को शेयर दिए जाते हैं, उसके बाद वो शेयर लिस्ट होते हैं बाजार में। तो जो जब तक लिस्ट नहीं होते हैं तब तक आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, अलॉटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक इश्यू में पैसा लगा रहे हैं, इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे ही ये शेयर ये पूरी प्रोसेस खत्म करके मार्केट पर लिस्ट हो गया, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। ठीक है ना। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब पब्लिक इश्यू और उससे रिलेटेड एक्टिविटी। सेकेंडरी मार्केट जो आप रोज ले बेच, खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट ये सब करते हैं, उससे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर से श्रुति मिश्रा अपना सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई शेयर एक एक्सचेंज पर खरीदकर दूसरे एक्सचेंज पर बेचा जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो शेयर दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्ट होना चाहिए। आमतौर पर अमूमन ज्यादातर शेयर ऐसे होते हैं जो दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, लेकिन खासतौर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, बीएसई पर ढेर सारे सैकड़ों ऐसे शेयर है छोटे छोटे जहां ट्रेडिंग कम होती है और वो सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है, वो जरूरी नहीं कि एनएसई पर लिस्टेड हो। तो पहली बात तो है कि अगर कोई एक्सचेंज पर वो शेयर लिस्ट है ही तो आप बेच ही नहीं पाएंगे, तो जहां आपने खरीदा वहीं बेचना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपने बीएसई पर कोई शेयर खरीदा और एनएसई पर आपने बेचना है, एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कविता, और वो ये कि रोलिंग सेटलमेंट है, डेली सेटलमेंट जिसकी हमने चर्चा इस शो में की। आपको इंतजार करना पड़ेगा कि उस एक्सचेंज का पे आउट हो जाए, अच्छा, आपको शेयर आ जाए। समझिए आपने बीएसई पर शेयर खरीदा था, बीएसई से आपको शेयर मिले, उसके बाद आप एनएसई पर शेयर बेचेंगे, तो वो टाइम टेबल ध्यान में रखना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सेटलमेंट कैलेंडर में उलझ जाएं। जनरली दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत आ भी सकती है, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रखना जरूरी है। बट जनरली दोनों ही एक्सचेंजेस के सेटलमेंट साथ साथ चलते हैं, तो ऐसे में दिक्कत नहीं होती कि आप एक एक्सचेंज का शेयर दूसरे पे बेचे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है जी, नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि श्रुति जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और यही रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे है और भी दर्शकों के सवाल, बने रहें। पहला कदम में आगे बढ़ते हैं और ग्वालियर से कमलेश गर्ग सवाल पूछ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन होते हैं और ये कैसे काम करते हैं? जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब ये कि एक कॉमन इंडिविजुअल इन्वेस्टर से हटकर या फिर कंपनियों से हटकर। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में या तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्हें हम FIIs कहते हैं आमतौर पर, और ये तमाम फॉरेन इन्वेस्टर्स सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरे हो सकते हैं घरेलू इन्वेस्टर्स जिन्हें हम कहते हैं DIIs या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें फॉरेन की जो कोई विदेश की सरकार है उनके फंड हो सकते हैं, वहां के पेंशन फंड हो सकते हैं, वहां के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वहां की कंपनियां हो सकती है जो हिंदुस्तान में आकर पैसा लगा रही है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या DIIs है, उनमें कौन कौन हो सकते हैं? पहला तो म्यूचुअल फंड्स, हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रूडेंशियल ICICI म्यूचुअल फंड या बिरला म्यूचुअल फंड या रिलायंस म्यूचुअल फंड, इस तरह के म्यूचुअल फंड हो गए। दूसरा तमाम बैंक्स, जो भी बैंक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, और ये जो सारे बैंक्स हैं ये भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं सेलेक्टिवली, वो भी इंस्टीट्यूशंस में गिने जाते हैं। बैंक्स के अलावा इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियों के पास बड़ा पैसा होता है, LIC हो सकता है या प्राइवेट में HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ, इस तरह की जो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां, इन्हें भी इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में रखा जाता है। एक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ हैं, उन्हें भी आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फर्ज करें SIDBI हो गया, इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में गिनी जाती है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा रेगुलेटेड हैं, सेबी के पास इनका रजिस्ट्रेशन होता है, सेबी इनके कामकाज पर, इनके ट्रेड्स पर अच्छे से निगरानी रखती है, रिपोर्टिंग ज्यादा अच्छे से होती है, इनकी हर बार इन्हें डिस्क्लोजर्स देने होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब ये कि बड़े इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर जिनका फुल टाइम ये काम है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, ट्रेड करना, मुनाफा कमाना। सिंपल। आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश से पूनम शुक्ला सवाल पूछना चाह रही हैं, और शॉर्ट सेलिंग किसे कहते हैं ये जानना चाहती हैं। शॉर्ट सेलिंग का मतलब सिंपल है कि आपके पास है नहीं स्टॉक और आपने बेच दिया, यानी तो आप ये सोचेंगे कि अरे ऐसा क्यों करेंगे तो फिर कहीं हमें जब शेयर देना पड़ा नहीं दे पाए तो, और फिर ऑक्शन हो गया तो ऑक्शन या क्लोज आउट में पेनल्टी लगी, तो ये सवाल आना स्वाभाविक है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग दो तरीके से होती है। पहला तो ये कि कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में किसी भी स्टॉक में आपने समझिए दिन के दौरान वो शेयर बेचा, आपके पास शेयर है नहीं,
तो 3:30 बजे के पहले बाजार बंद हो उसके पहले आपको वो शेयर काट लेना है। अगर वो काट लिया तो नेट बेसिस पर आपको पैसा जो भी लेना या देना वो आ जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर आपने नहीं काटा तो दिक्कत है, फिर आप शेयर दे नहीं पाएंगे, ऑक्शन होगा, आपको फिर उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये तो हो गई कैश मार्केट की बात। दूसरी शॉर्ट सेलिंग होती है फ्यूचर्स मार्केट में, यानी कि फ्यूचर्स में आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि वहां पे आपको शेयर देने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास शेयर नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ये शेयर नीचे जाना चाहिए और ये वायदा कारोबार में है, फ्यूचर्स में है, तो आप चाहें तो बेच सकते हैं। पहले बेचें, बाद में खरीदें, नीचे मिलेगा तो आपको मुनाफा हो जाएगा, ऊपर मिलेगा तो आपको नुकसान होगा। तो फ्यूचर्स में जनरली ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत लोग शॉर्ट करते हैं। समझिए कि आपको लगता है किसी कंपनी का नतीजा आने वाला है या नतीजा आया है, आपको लगता है नतीजे खराब है और आप शेयर बेचना चाहते हैं, जाइए, अगर वो स्टॉक फ्यूचर में है आप आराम से बेच दीजिए और जब वो स्टॉक नीचे आए काट लीजिए। लेकिन ये शॉर्ट सेलिंग करना, कविता मैं बताऊं आपको, आसान काम नहीं है, बड़ा स्किल ट्रेडर्स का काम है, समझदारी वाला काम है। क्योंकि देखिए, अगर आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए में, आप मुझे बताइए 100 रुपए के शेयर में मैक्सिमम नुकसान आपको कितना हो सकता है? 100 रुपए का 0 हो सकता है। लेकिन वही 100 रुपए का शेयर आपने शॉर्ट किया है और आपने सोचा कि ये तो मैं जब तक नीचे नहीं आएगा नहीं काटूंगा, मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? कुछ भी, क्योंकि बढ़ने में शेयर किसी भी लेवल तक जा सकता है। हालांकि एक साथ एक दिन में जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप जिद करके रहे कि मैं तो शॉर्ट सेल करके ही पैसा बनाऊंगा, तो देखिए, आप जब खरीदते तो आपको पता है मैक्सिमम रिस्क कितनी है, जब आप बेचते तो आपको पता नहीं होता मैक्सिमम रिस्क क्या है। इसलिए शॉर्ट सेलिंग सिर्फ स्किल, समझदार, स्क्रीन के सामने बैठने वाले और स्टॉक मार्केट की पल्स समझने वाले लोगों का काम है। तो शॉर्ट सेलिंग इजी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ जो मार्केट का मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है, शॉर्ट सेलिंग में और मंदी में जब पैसा आता है बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आता है। इसलिए लोगों को ये बड़ा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि क्या होता है कि तेजी करने के लिए तो आपको बहुत पैसा चाहिए, सेंटीमेंट अच्छा चाहिए। मंदी करने के लिए अगर सिर्फ सेंटीमेंट खराब है, बुरी खबर है, न्यूज अच्छी नहीं आ रही, उसी से मार्केट गिर जाते हैं। राइट। इसलिए शॉर्ट सेलिंग में पैसा बड़ा बनता है और लोग शॉर्ट सेलिंग की तरफ आकर्षित खिलाड़ी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से राकेश पांडे का सवाल लेते हैं। डबल बॉटम और डबल टॉप से क्या मतलब है? और कई बार बाजार में ये दोनों शब्द सुने जाते हैं। हम भी सुनाते हैं कई बार ये शब्द, और ये ट्रेडर्स के काम के हैं और मार्केट के मूवमेंट को बताने वाले ये शेयर होते हैं। जैसा कि नाम में लिखा है डबल टॉप और जैसा नाम में लिखा है डबल बॉटम। डबल टॉप क्या है? कई बार हम कहते हैं कि मार्केट की एक ट्रेडिंग रेंज है या मार्केट ने तेजी दिखाई या मंदी दिखाई। समझिए मार्केट तेजी दिखाते दिखाते 8000 तक पहुंचा, ठीक है, 8000 से फिर से थोड़ा बाजार करेक्शन दिखाने लगा, नीचे आने लगा, फिर 7200 7500 की रेंज में आया, फिर वापस चलना हो शुरू हुआ, 8000 पे आके रुका। तो इसका मतलब ये लगता है कि ये 8000 पर आकर दूसरी बार अटक गया। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर बाजार ने डबल टॉप बनाया है। या कोई शेयर इसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के आसपास जाकर दूसरी बार अटक गया। ये 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। अब इसकी अहमियत क्या है कि या तो इसे ऐसा माना जाए कि इसके पार जाने में बड़ी मुश्किल हो रही है बाजार को या स्टॉक को, इसका मतलब ये कि यहां पर बेच के निकल जाए। लेकिन अगर डबल टॉप या डबल ट्रिपल टॉप बनाकर मार्केट या शेयर उस प्राइस के ऊपर निकल जाता है तो फिर बड़ी जबरदस्त तेजी होती है, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि अब यहां पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, नई खरीदारी भी आएगी। तो डबल टॉप की अहमियत यह कि जहां पर बाजार अटक रहा है या तो आप वहां बेच दीजिए या उसके पार निकल गया तो नई तेजी कर लीजिए। ठीक उसी तरह से डबल बॉटम क्या है? जब बाजार गिरना शुरू हो या शेयर गिरना शुरू हो, किसी पर्टिकुलर लेवल पर जाकर बाजार सपोर्ट लेता है और वहां से फिर से ऊपर आने की कोशिश करता है। एक बार ऐसा हो गया, दूसरी बार फिर वहां पर वैसा हो गया, तो आपको लगता है कि यार ये लेवल ठीक है, यहाँ से बाजार ज्यादा नीचे जाता नहीं, तो ये खरीदारी करने के लिए सेफ है। या अगर आपकी मंदी की पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन है, तो कवर करने के लिए सेफ है। आप एग्रेसिव ट्रेडर तो वहां खरीदारी भी कर सकते हैं। अब रिस्क यहाँ पे भी यही है कविता कि जिस तरह से डबल टॉप के केस में अगर उसके पार निकल गया तो बड़ी तेजी बनती, वैसे डबल बॉटम के केस में भी बाजार ने अगर उस लेवल को तोड़ा और उसके नीचे चला गया, शेयर और उसके नीचे चला गया, तो फिर नीचे का रास्ता खुल जाता है। हम कहते हैं कि मंदी के लिए और जगह खुल जाती है, फिर बाजार तेजी से या स्टॉक तेजी से नीचे और जा सकता है और ज्यादा जा सकता है। तो ये डबल टॉप डबल बॉटम मार्केट के स्टॉक के पर्टिकुलर लेवल से जिसे ट्रेडर्स ध्यान से देखते हैं। अब इनके पार बाजार ऊपर या नीचे जिस भी तरफ निकले, उस लिहाज से फिर आपको अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जबलपुर से दिवाकर अग्रवाल अपना सवाल पूछना चाहते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है? देखिए,
कोई भी कंपनी डिविडेंड आपको दे रही है, वो कितना डिविडेंड दे रही है वही डिविडेंड पे आउट रेशियो है। फर्ज करें कि कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है, कंपनी कहती है कि हम उस प्रॉफिट का 5%, 10%, 15% इतना पैसा हम डिविडेंड के तौर पर हमारे इन्वेस्टर्स में बांटेंगे। तो जितना परसेंटेज कंपनी अपने मुनाफे का अपने इन्वेस्टर्स में बांटने के लिए कहती है, वो डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो अब होता क्या है, अगर मैं एक निवेशक हूं, किसी भी शेयर में मेरी कमाई कैसे होगी? मेरी कमाई के दो ही तरीके हैं, या तो मुझे कंपनी से डिविडेंड मिले जो मेरी आय है, या उस कंपनी का शेयर जब मैंने खरीदा उस भाव से ऊपर जाए तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर मुनाफा होता है। तो कई लोग ये देखते हैं कि क्या कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट रेशियो मेंटेन कर रही है, कितना मुनाफा निवेशकों में बांटना चाहती है। जनरली जिन कंपनियों का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा है, लोग उसे पसंद करते हैं दो वजह से। पहला तो ये कि आपको रेगुलर इनकम मिल रही है, दूसरा है कि कंपनी के पास वाकई में इतना कैश प्रॉफिट आ रहा है, और तीसरी बात है कंपनी की शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की, उनको पैसा देने की मंशा है। यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से, कंपनी के मैनेजमेंट के आउटलुक के लिहाज से इसे अच्छे तौर पर समझा जाता है। तो ये तीसरा कारण है, इसलिए कंपनियां अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो उसके बारे में कई बार गाइडेंस देती है, हम इतना रखेंगे। एक चीज इसमें और है, कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ कंपनियां ऐसी जो ग्रोथ वाली कंपनियां, हाई ग्रोथ वाली कंपनियां, अब वो पैसा तो कमा रही है, कैश भी है, लेकिन वो डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत कम रखती है। क्यों? कि उन्हें नए बिजनेस में पैसा लगाने के लिए और मौके दिख रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभार कुछ ऐसी अच्छी कंपनियां डिविडेंड ना भी दें, वो अपने ही बिजनेस में और पैसा लगाने की कोशिश करें, लेकिन जो बड़ी साइज की कंपनियां हैं, स्टेबल हो चुकी है, उनके केस में ये देखना जरूरी है कि उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा होना चाहिए, ताकि शेयर होल्डर्स को लगातार पैसा मिले डिविडेंड के तौर पर। और चूंकि डिविडेंड टैक्स भी इनकम है, तो किसको पसंद नहीं है, आती रहे रेगुलर तो अच्छा लगता है। चलिए, इसी के साथ दिल जी वक्त हो गया कि आज के शो को हम यहीं समाप्त करें, लेकिन अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल हमारे फेसबुक पेज या पहला कदम के पेज पर भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हम लौटेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।